हाँ 11th क्वेश्चन में कोई डाउट? 11th बताया नहीं है क्वेश्चन अभी तक? 11th नहीं बताया, हो गया डिस्कस? 11th नहीं हुआ है ना। सो ऑर्डर्ड पेयर फॉर विच दिस इज इक्वल टू, भाई बहुत हद तक तो इंडेफिनिट का ही सवाल है ना, बहुत हद तक इंडेफिनिट का सवाल है। जैसे आपका ये लिखा हुआ है ax प्लस बी अपॉन क्वाड्रेटिक का स्क्वायर है ना, ऐसे दे रखा है। तो इसको आप अज्यूम कर लो a अपॉन क्वाड्रेटिक के फैक्टर देख लो x प्लस 1, b अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, c अपॉन एक्स प्लस 2 और d अपॉन एक्स प्लस 2 का स्क्वायर। हाँ भाई यहाँ तक ठीक है। अब आप इंटीग्रेट करोगे ना इसको, तो राइट साइड में 5/2 देखो, 5/2 क्या कह रहा है कि जैसे इसका इंटीग्रेशन किया तो इसमें log 2 आएगा 0.7 है ना, इसमें क्या आएगा ln3 आएगा, पर इसमें क्या है ln2 और ln3 आंसर में नहीं दे रखे, तो इसका मतलब ये पार्शियल फ्रैक्शन में नहीं होंगे टर्म्स, ठीक है। तो केवल क्या होगा, ये वाला टर्म होगा, यानी कि ax प्लस बी न्यूमरेटर बराबर कर दिया b इंटू एक्स प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस d इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। फिर कंपेयर कर लिया कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट साइड में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है b प्लस डी दिख रहा है, लेफ्ट साइड में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 0, तो ये रिलेशन आ गया। अच्छा एक और रिलेशन ये दे रखा है कि जब इसको इंटीग्रेशन किया इसका 0.7 तो वैल्यू कितना है 5/2, तो वो a और b में ये सॉरी b और d में एक और रिलेशन देगा, कर लोगे अब b और d में एक रिलेशन, b और d में इंटीग्रेशन की वैल्यू से एक और रिलेशन। 12th क्वेश्चन, 13th, 14th, 15, 16, ये लेबनिज का सवाल है ना, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दिया। एफ स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा 2f f डैश, राइट साइड देखो ध्यान से, जहाँ जहाँ टी की जगह रख दिया अपन ने, x f का स्क्वायर f डैश t का स्क्वायर है ना, क्या लिखा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो क्या आ जाएगा f इज इक्वल टू f डैश, यहाँ से क्या आ जाएगा f डैश बाई f इज 1, इंटीग्रेट कर दिया है ना, कितना आ जाएगा ln f इज इक्वल टू x प्लस सी, f इज इक्वल टू आ जाएगा e की पावर x प्लस सी। जो पूरी इक्वेशन है फंक्शनल इक्वेशन, उसमें x को 0 रख दिया, f ऑफ 0 कितना आ रहा है प्लस माइनस ई, इसने बोला है पॉजिटिव वैल्यूड फंक्शन है, तो 0 पर वैल्यू कितना होएगा e होएगा, e होगा ना 0 पर वैल्यू है ना, तो c का वैल्यू 0 दिख गया आपको है ना, सॉरी 1 आ रहा है क्या, 0 पर वैल्यू e है ना, तो f ऑफ f क्या है, f ऑफ x क्या है e की पावर x प्लस 1। 15th क्वेश्चन, 16th क्वेश्चन, f इज कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन 1 से t, कर लिया अपन ने क्लास में, x को ग्रेटेस्ट इंटीजर मान करके वो करते थे ना, अलग अलग तोड़ते थे, वो वाला सवाल है। 17th क्वेश्चन, 18th वो राइट साइड से स्टार्ट करना है, राइट साइड में जो हाफ 0 से x f ट्रिपल डैश t इंटू एक्स माइनस टी का स्क्वायर दे रखा है ना, इसको अपने को बाई पार्ट करना है ना, ऐसे कर सकते हो आप, हाफ ऑफ एक्स स्क्वायर 0 से x f ट्रिपल डैश एट t dt माइनस x इंटीग्रेशन 0 से x t f ट्रिपल डैश एट t dt प्लस हाफ इंटीग्रेशन 0 से x t स्क्वायर f ट्रिपल डैश एट t dt। ये तो डायरेक्ट ही आ गया, f ट्रिपल डैश का इंटीग्रेशन क्या आएगा f डबल डैश, तो आएगा हाफ एक्स स्क्वायर f डबल डैश x f डबल डैश 0, क्लियर है ये, माइनस x इंटू क्या करेंगे इसमें बाई पार्ट लगाएंगे, t को क्या करेंगे डिफरेंशिएट, इसको क्या करेंगे इंटीग्रेट है ना, तो कितना आएगा, इसको डिफरेंशिएट करना है f डबल डैश एट t, ये आएगा माइनस इसका डेरिवेटिव 1 और अब करेंगे इसका इंटीग्रेशन, तो कितना आएगा f डैश एट t, इसमें वैल्यू रखना है अपने को 0 से x माइनस प्लस हाफ है ना, अगेन बाई पार्ट, इसमें 2 बार बाई पार्ट लगाना पड़ेगा, कर लोगे आप। अब सारी चीज़ें किसकी टर्म में आएंगी, एफ एक्स एफ डबल डैश, वो पूरा मसाला है ना, बाकी ध्यान से देखो, एफ एक्स माइनस एफ जीरो माइनस एक्स एफ डैश जीरो माइनस एफ डबल डैश जीरो एक्स स्क्वायर बाई 2, वो पूरा क्रिएट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। 18th 19th क्वेश्चन,
20th 21st इंजेक्टिव फंक्शन सच दैट है ना, इसमें पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दिया अपन ने विद रिस्पेक्ट टू एक्स एफ डैश एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू एफ डैश एक्स प्लस एफ डैश एट एक्स वाई, और चेन रूल में एक्स वाई का डेरिवेटिव कितना आएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई आ जाएगा ना। अब इसने बोला एफ डैश एट जीरो कितना है 2 है, तो इसमें एक्स की जगह रख दिया अपन ने ज़ीरो रख देते हैं ना, एक्स की जगह ज़ीरो, तो एफ डैश एट ज़ीरो ज़ीरो एफ डैश एट जीरो, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो एक्स की जगह 1 रख दिया अपन ने। एफ डैश एट 1 कितना है 2 है, इंटू आएगा एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ डैश एट 1 कितना है 2 है प्लस एफ डैश एट वाई वाई है ना। अब वाई को एक्स से रिप्लेस कर दिया, एफ डैश एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस एफ एक्स माइनस 2 है ना। क्या पूछा है इसने, फाइंड एफ एक्स है ना, बेटा इसमें ऐसे लिख लिया एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 1 बाई एक्स, इंटीग्रेट कर दिया दोनों साइड है ना, तो 1 बाई एफ डैश का इंटीग्रेशन क्या आएगा एल एन ऑफ एफ एक्स माइनस 1 बाई एक्स का आएगा एल एन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन 2 बाई एक्स आएगा। अच्छा, तो 2 एल एन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट एफ इज इक्वल टू एफ माइनस 1 इज इक्वल टू लैम्डा एक्स स्क्वायर, तो एफ इज इक्वल टू लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसने क्या बोला है, ज़ीरो पर वैल्यू जो है 2 नहीं है, तो हाँ सही है, ज़ीरो पर वैल्यू 2 नहीं है, और एफ डैश एट 1 कितना है 2 है, तो डिफ्रेंशिएट किया तो लैम्डा का वैल्यू कितना आ रहा है 2 आ रहा है, सॉरी 1 आ रहा है, तो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है भाई, एफ डैश एट 1 कितना आ रहा है 2, तो ये आ गया। अब क्या बोल रहा है, एफ इज अ इंजेक्टिव फंक्शन सच दैट दिस फॉर ऑल नॉन नेगेटिव रियल एक्स, 1 फंक्शन है ना, फॉर ऑल नॉन नेगेटिव रियल एक्स। हाँ सही है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए ये फंक्शन क्या है, इंजेक्टिव है। फाइंड एफ एक्स ये आ गया, कर लोगे अब तो इंटीग्रेशन करना है, तो बहुत सिंपल है। 22nd 23rd फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट दोनों, assume that f is integral, prove that this is less than equal to, so जो b माइनस ए एफ सी दे रखा है ना, उसको आप इंटीग्रेशन में लिख सकते हो, b माइनस ए एफ सी जो दे रखा है उसको आप इंटीग्रेशन में ऐसे लिख सकते हो ना, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन a से लेकर के b एफ एक्स माइनस एफ सी एफ एक्स माइनस एफ सी डी एक्स, ठीक है, ऐसे लिख लिया अपन ने। और क्या दे रखा है इस पूरे का मॉड, यहाँ तक क्लियर है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कांस्टेंट इनटू डिफरेंस ऑफ लिमिट। अब क्या बोला है, तो ये मैंने आपको क्लास में बताया था कि ये लेस देन इक्वल टू होता है मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ सी इंटीग्रेशन ए से बी डी एक्स, मॉड ऑफ फंक्शन का इंटीग्रेशन ग्रेटर देन इक्वल टू द इंटीग्रेशन का मॉड। ठीक है, हाँ भाई, और मॉड किससे कम है, ये लेस देन इक्वल टू है इंटीग्रेशन ए से बी एक्स माइनस सी। अब इसने बोला है फॉर ऑल रियल वैल्यूज सी का वैल्यू क्या है, ए और बी के बीच में है ना, तो सी का वैल्यू अगर ए और बी के बीच में, तो एक्स माइनस सी का इंटीग्रेशन कुछ डायरेक्ट बोल दें अपन, भाई 2 टुकड़ों में तोड़ने की वजह है, देखना भाई ये ठीक लिखा है क्या, x माइनस सी है ना, सी अगर बीच में आ रहा है ए और बी के, तो x माइनस ए बड़ा होगा, x माइनस ए का मॉड बड़ा होगा या x माइनस सी का मॉड बड़ा होगा, पक्का, ठीक है, बस हो गया। x माइनस ए का मॉड प्लस के साथ खुल जाएगा क्योंकि x क्या ए से बड़ा, x माइनस ए का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x माइनस ए का स्क्वायर अपॉन 2,
और लिमिट अगर a से b रखोगे तो आ जाएगा b माइनस ए का स्क्वायर बाई 2, है ना। ठीक है ना। x माइनस सी जो है इसका ग्राफ देखो, या मॉड x माइनस ए का ग्राफ देखो, तो बनाया तो ये मॉड x माइनस सी का ग्राफ, ये x कोऑर्डिनेट है, ये x कोऑर्डिनेट b है ना, ये पॉइंट c है, c a और b के बीच में, और मॉड x माइनस ए का ग्राफ, हाँ बेटे केवल ग्राफ कौन सा कंसीडर करना है, ये वाला है ना। तो कौन सा ग्राफ बेटे ऊपर है, ये वाला ग्राफ ऊपर है या ये वाला ग्राफ ऊपर है। एरिया अंडर द कर्व की बात करें तो एरिया अंडर द कर्व ये वाला ट्राइंगल का एरिया बहुत ज़्यादा आएगा एज कंपेयर टू, है ना, ये ट्राइंगल प्लस ये ट्राइंगल का एरिया, है ना। फंक्शन तो बड़ा नहीं है पर हाँ एरिया की टर्म में ये बड़ा है। 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30 में ABCD किसी पार्ट में कोई डाउट? 4th एक्सरसाइज भी दिया था, कॉपी निकालो। AOD में जो है करीब 3 चैप्टर हैं, ठीक है ना। पार्टीशन बहुत सारे हैं, मतलब ऐसा नहीं कि 3 चैप्टर हैं, टॉपिक्स बहुत सारे हैं, है ना, जिनको अपन अलग अलग पढ़ते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल एक है टेंजेंट नॉर्मल चैप्टर, एक है आपका रेट मेजरमेंट, है ना। ये मैं टॉपिक्स को बता रहा हूँ जो आप बहुत अलग तरीके से पढ़ते हैं। टेंजेंट नॉर्मल, रेट मेजरमेंट, देन इट इज़ मोनोटोनिसिटी है, रोलेज है, LMVT है, ठीक है, इनइक्वालिटी वाला पार्ट है, ठीक है। फिर आपका मैक्सिमा मिनिमा है, मैक्सिमा मिनिमा में ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स हैं, स्फेयर कोन से रिलेटेड। फिर उसके बाद आपका क्यूबिक है, क्यूबिक के ग्राफ्स, क्यूबिक के रूट्स, और फिर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन और डबल डेल्टा पे बेस्ड स्केचिंग वगैरह है। तो कई सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। और IIT में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं डेफिनेट के बाद AOD में आते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रेशन के, उसके बाद नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो IIT में अपीयर होते हैं वो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस AOD के आते हैं। डेफिनेट और वेक्टर 3D और AOD, मतलब ये 3 मान लो, आपने अगर इन 3 को कर लिया तो आपके कम से कम मेंस में 10 क्वेश्चन और एडवांस में करीब 7-8 क्वेश्चन आपके पक्के हो गए, ठीक है। 7-8 का मतलब है कि इस 8 मैंने पैराग्राफ भी गिन ली जिनमें अपने आप में 3 क्वेश्चन आते हैं। तो दे आर वेरी बिग टॉपिक्स हैं। टेंजेंट नॉर्मल अपने आप में, सॉरी AOD अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। सबसे खुशी की बात ये कि AOD 3 चैप्टर आपस में बहुत क्लोजली कनेक्टेड है, और इनको जानने के लिए बहुत खुशी की बात है कि बहुत बेसिक ही डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों आने चाहिए, पर बहुत बेसिक लेवल का, ठीक है ना, बहुत बेसिक लेवल का, बहुत हाईफाई नहीं आना चाहिए, पर एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए मैक्सिमा मिनिमा की, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले टेंजेंट नॉर्मल। ठीक है, ये लाइन है, ये ना इस कर्व को है ना, मान लेते हैं कर्व का इक्वेशन है y इज इक्वल टू fx, और y इज इक्वल टू x पर एक पॉइंट है ना, x1 y1, और ये लाइन जो है कर्व को टच कर रही है ना, और लाइन एंगल बना रही है थीटा विद x एक्सिस। तो ये हम जानते हैं कि लाइन का एंगल विद x एक्सिस अगर थीटा है तो tan थीटा कितना होता है, स्लोप, और ये स्लोप बेटे डिफरेंशिएशन से पता है अपने को, दिस इज द वैल्यू ऑफ dy/dx एट पॉइंट x1 y1, और क्योंकि लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है और स्लोप पता है अपने को, तो वी कैन राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन, है ना, लाइन का इक्वेशन लिखा जा सकता है पॉइंट स्लोप फॉर्म में, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, ठीक है ना, ये आपका लाइन का इक्वेशन। y माइनस y1 इज m x माइनस x1। फिर टेंजेंट को शॉर्टकट में मैं t रिप्रेजेंट करूंगा,
y माइनस वाई वन इज इक्वल टू -1 x माइनस x1। टेंजेंट की ही परपेंडिकुलर जो लाइन होती है उसको बोलते हैं नॉर्मल। ठीक है, ये टेंजेंट लाइन, ये नॉर्मल लाइन। लिख लिया भाई। मेरे ख्याल से इसमें कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत सिंपल बात है ना। आपने कई बार पहले भी टेंजेंट और नॉर्मल लाइन की इक्वेशन लिख रखी है पिछले चैप्टर्स में, ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। आगे लिखो नोट करके। लिखो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब पर x इक्वल टू 0 पर टेंजेंट, टेंजेंट एट x इक्वल टू 0 लिखो, टेंजेंट एट x इक्वल टू 0। टेंजेंट एट x इक्वल टू 0। देखो डिफ्रेंशिएट करो, क्या आ रहा है, कर लिया डिफ्रेंशिएट बेटे। डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा 3x पर ना, बहुत इजी डिफ्रेंशिएशन। देखा आपने कितना आसान डिफ्रेंशिएशन है ना। ये तो 9-10 का बच्चा कर ले, है ना। अच्छा, इसमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, x इक्वल टू 0, तो 0 रख दिया, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ रहा है 0। अच्छा, x अगर 0 है तो y का वैल्यू कितना है कर पर 0। तो कौन से पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करना है, ये, और स्लोप कितना है 0। लिखो लाइन, लाइन का इक्वेशन लिखो, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m x माइनस x1। बेटे 0 इंटू लफड़ा कितना होता है 0, ठीक है ना। बनाओ ये इसका स्केच और इसका स्केच एक ही जगह बनाओ, देखो कैसा फोटो बन रहा है। वीडियो बातें नहीं, हाँ बनाओ स्केच बनाओ, y0 और x क्यूब। देखो बेटे x क्यूब बहुत सिंपल सा ग्राफ है, बहुत सिंपल ऑड फंक्शन है ना, और जाहिर सी बात है इंक्रीजिंग है ना, डेरिवेटिव क्या है पॉजिटिव, तो ऐसा बनेगा। ऑड फंक्शन मतलब x पॉजिटिव y पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट, x नेगेटिव y नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट, ऐसा बन जाएगा। और ये रही आपकी टेंजेंट लाइन है ना, यूं भाई y0 क्या है x एक्सिस, पर ये क्या है, टेंजेंट लाइन का तो काम होता है टच करके जाना है ना, छू करके जाना। क्या होता है टेंजेंट लाइन का काम, छू करके जाना। ये तो क्या काट के जा रही है ना, हम तो छूने आए थे, इसने काट दिया है, तो ये तो गलत बात है तो है? तो ये तो धोखा हो गया, धोखा लिखो, धोखा हो गया। यहां पर लिख लो धोखा है ना, इस पॉइंट पर धोखा हो रहा है। तो जब ऐसा हो, ठीक है ना, जब आप कुछ करना चाहते थे, आप तो टच करना चाहते थे और ये आपका घट गया, तो ऐसे हाँ सुन तो लो, अब आगे भी तो देख लो। तो ऐसे पॉइंट को क्या बोलते हैं, लिखो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन लिखो, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, धोखा पॉइंट है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इन्फ्लेक्शन। लाइफ में तुम्हें पता दो, अरे तुम तो ट्रैफिक ऑफिसर बनोगे लगता है। मैं कह रहा हूँ इन्फ्लेक्शन पॉइंट है ना, तुम्हारे धोखे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। इन्फ्लेक्शन शब्द जो है ज़्यादा काम आएगा लाइफ में, इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी है ना, इसकी वैल्यू करोड़ों में होगी है ना, और जो धोखा वर्ड है ना उसकी 2 कौड़ी की वैल्यू नहीं होगी, ठीक है ना। तो इन्फ्लेक्शन वर्ड याद रखना, ठीक है ना, और सावधानी से चलना, ये सब है ना ट्रैफिक पुलिस के रूल्स है ना, ये लाइसेंस के टाइम पे काम आएंगे। हाँ लिखो भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ना,
पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कैसा पॉइंट होता है जहां पर टेंजेंट लाइन कट्स ग्राफ, ठीक है, लिख लो टेंजेंट लाइन कट्स ग्राफ। तो हमेशा ऐसा नहीं होता जैसा आप सोचते हैं कि टेंजेंट लाइन टच करके जो है चली जाएगी, टेंजेंट लाइन कभी कभी काट के भी चली जाती है, ठीक है ना। सर्कल को काटती होगी ना वो उसको कर्व को। हाँ सही बात है, ग्राफ को, फंक्शन को, कर्व को। तो फिर टेंजेंट की डेफिनेशन क्या है अगर वो काट के तो बेटे टेंजेंट की डेफिनेशन अगर मैं ये बोल दूं तुम्हें उल्लू बनाने के लिए, ठीक है ना, कि कर्व में और लाइन में अगर एक पॉइंट कॉमन है तो टेंजेंट है, क्या ये सही है? मैं क्या कह रहा हूँ, टेंजेंट की डेफिनेशन ये बोल दूं कि ग्राफ पे और लाइन पे एक पॉइंट कॉमन हो तो टेंजेंट है, तो सही है क्या? क्यों सही क्यों नहीं है? ये रही ना ऐसे करके, है ना। हाँ तो ये भी तो लाइन ही तो है टेंजेंट। ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं है, दिस इज द डेफिनेशन, है ना, दिस इज द डेफिनेशन एट एक्स एंड वाई, है ना, ये टेंजेंट लाइन होती है। पर टेंजेंट लाइन जो है वो कर्व पे भी तो डिपेंड करी, कर्व का नेचर कैसा है, ठीक है ना। तो कई बार ऐसा होता है ज्योमेट्रिकली कि टेंजेंट लाइन ग्राफ को कट कर देती है। डेफिनेशन तो बेटे यही है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, है ना, ये लिख लो, ये गीता का सार है, ये है ना, ठीक है, गीता का सार ये। वो क्या गीता कई बार जो है समझ गए ना तो डिपेंड करता है, ज्योमेट्रिकली सिचुएशन दिखा रहा हूं मैं आपको कि आप जो है कहीं भटक न जाए, ठीक है। आगे लिखो सेकंड पॉइंट, इन सम केसेस dy by dx fails to exist but still tangent can be drawn, tangent can be drawn example x square plus y square is equal to 4 2, 0। हाँ भाई, आप ये ग्राफ ड्रॉ करना चाहेंगे आप? एक रफ स्केच बना करके भी आप बहुत आराम से कमेंट कर सकते हैं। जैसे ये बेटे आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, है ना, 2, 0 यहाँ पर इजीली दिख रहा है, यहाँ पर होगा, है ना, और इजीली दिख रहा है टेंजेंट लाइन ऐसे करके वर्टिकल आ जाएगी, है ना। आप एक फंडा बचपन में जानते भी, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स एक्स वन, वाई स्क्वायर की जगह वाई वाई वन, याद है? तो इससे कितना हो जाएगा, ये तो आगे एक्स इक्वल टू 2 आ गया आंसर, है ना। अच्छा आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए दोनों साइड, है ना, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ये, वाई स्क्वायर का 2y dy by dx इज इक्वल टू 0। तो x का कितना आ गया 2, है ना, y का कितना है 0, dy by dx को m बोल रहा हूँ, है ना, m बोले तो ठीक है ना, स्लोप, ठीक है। 0 इंटू m अगर -4 आ रहा है तो m क्या हुआ? नॉट डिफाइंड, है ना, m इज नॉट डिफाइंड। घबरा बच जाना, कोई तांत्रिक आ गए, क्या हो गए, भूत प्रेत आ गए, है ना। 0 इंटू m अगर -4 आ रहा है तो m इज नॉट डिफाइंड, है ना, लिख लो m इज नॉट डिफाइंड, है ना। क्या नहीं, दोबारा बोलो, लाइन हमेशा वर्टिकल होगी, उससे पहले क्या बोला? नहीं, क्या 1090 के अलावा और कोई एंगल जिसका टेंजेंट जो डिफाइंड ना हो? कितना खुश रहोगे तुम आज कि आज तुमने बता दिया वो एंगल जो इस रेंज के बाहर है। हाँ सर, पाई बाय पाई, हाँ, हाँ भाई, लिख लो आप, है ना, ये चीज लिख लो।
y इज इक्वल टू जैसे x की पावर 1/3 है, x इक्वल टू 0, इस पर आप एक बार टेंजेंट लाइन या स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन एक बार बताने की कोशिश करिए क्या आएगा. व्हाट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट. इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, है ना. डिफ्रेंशिएट के कितना आएगा 1/3 x की पावर 2/3, ठीक है ना. dy/dx ही आएगा. इसमें 0 रखने का कोशिश किया, रख सकते हैं क्या? नहीं. तो 0 पर ये क्या है? नॉट डिफाइंड. 0 पर ये फंक्शन जो है वो डिफाइंड नहीं है. इसका मतलब क्या हुआ? टेंजेंट ड्रॉ कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? हाँ सर, वो सीधा कर देंगे. कर्व स्केचिंग करो इसका. बेटे देखो x की पावर 1/3 है ना, वो x³ का क्या है? इन्वर्स है, ठीक है ना. तो जैसे आप जानते होंगे इन्वर्स फंक्शन में क्या होता है, जैसे x³ है वो आपने यूँ ड्रॉ किया है ना, तो उसके इन्वर्स का ग्राफ कैसा आएगा? ऐसा. यूँ है तो सिमेट्रिक अबाउट y इज इक्वल टू x की वजह से ऐसा होगा. तो आप सिमेट्री से देख सकते हैं कि अगर फंक्शन के ग्राफ पर अगर हॉरिजॉन्टल टेंजेंट है ना, तो उसके इन्वर्स के ग्राफ पर कैसा टेंजेंट आएगा? वर्टिकल, है ना. तो सिमेट्री से दिख रहा है, ग्राफ से, ग्राफ की सिमेट्री से दिख रहा है कि अगर वहाँ पर हॉरिजॉन्टल टेंजेंट है तो यहाँ पर वर्टिकल टेंजेंट है ना. लिख लो. लाइन क्या आ जाएगा? x इक्वल टू 0. वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू 0 0. x 0 तो y का वैल्यू कितना है? 0. ठीक है. तो घबरा मत जाना अगर आप dy/dx का वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं एट अ सर्टेन पॉइंट, तो घबरा मत जाना, ठीक है ना. ध्यान रखना एक चीज़ होती है वर्टिकल टेंजेंट, जहाँ पर dy/dx जो है वो डिफाइंड नहीं होता है ना. ये आपकी सारी चिंताएं मैंने स्टार्टिंग में दूर कर दी है ना. ओपन स्टार्ट करते हैं, है ना. क्वेश्चंस. लाइन ड्रॉन टू y इज इक्वल टू 2/3 - x. Find line if its gradient is 2. सर ग्रेडियंट का मतलब स्लोप है. अभी तो बेसिकली अपने को दे रखा है dy/dx का किसी जगह पर वैल्यू जो है वो 2 है ना. तो अपन डिफ्रेंशिएट कर देते हैं और देख लेते हैं कि कहाँ पर 2 आ रहा है ना. तो क्वेश्चन टूल लगाया, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर ना, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव कितना है? 0 माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव कितना है? -1 है ना. इसको किसके बराबर कर दिया? 2 के, है ना. तो बेटे ये तो 0 आ जाएगा, हटाओ इसको, है ना. ये 2 आ रहा है ना, तो 2 से 2 काट के ये आ रहा है 1. 3 - x कितना जाएगा? +-1. x कितना जाएगा? 2 या 4 आ रहा है ना. 2 या 4. बेटे x अगर 2 है तो जिस जगह पर x 2 है उस जगह पर y का वैल्यू कितना होएगा? यहाँ पर 2 रख दो, 2 आ जाएगा ना. 4 रख दिया, कितना आएगा? -1. सो एक पॉइंट है 2 2, एक है 4 - 1 है ना. लाइन कितना आएगा? 4 रख के कितना रहा? -2. हाँ, x -2 y -2 और स्लोप कितना आ रहा है? 2 आ रहा है. y + 2 इज इक्वल टू m x -4 है ना, ये आ रहा है. इक्वेशन ऑफ tangent and normal for
एक्स की पावर 2/3 वाई की पावर 2/3 इज इक्वल टू 2 एट 1 1। टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन बताना है पॉइंट 1 1 पर। हाँ ये बहुत सिंपल है, डिफ्रेंशिएट कर दो, है ना। तो कितना आएगा 2/3 एक्स की पावर -1/3 2/3 वाई की पावर -1/3 मल्टीप्लाइड बाय चेन रूल में वाई का डेरिवेटिव dy/dx, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 है ना, एक्स और वाई की जगह 1 1 रख दिया। तो m का वैल्यू कितना आ रहा है -1, ये टेंजेंट लाइन की स्लोप है ना। तो y - y1 इज इक्वल टू m x - x1, ये आपका टेंजेंट लाइन। बेटे अगर टेंजेंट का स्लोप -1 है तो नॉर्मल का स्लोप कितना आ जाएगा 1, है ना, ये आपका नॉर्मल लाइन का आंसर। आगे एक नोट करके लिखो, इनिशियल ऑर्डिनेट बस एक नाम है, वोकेबलरी में ऐड करना है अपने को, दैट इज वाई इंटरसेप्ट ऑफ टेंजेंट, है ना। वाई इंटरसेप्ट जो है टेंजेंट का, उसे कहते हैं इनिशियल ऑर्डिनेट ऑफ द लाइन। जैसे अगर कोई पॉइंट दे रखा है 0C, तो इसी बात को शॉर्टकट में क्या बोल देते हैं, C इज इनिशियल ऑर्डिनेट, इनिशियल ऑर्डिनेट ऑफ लाइन। आगे लिखो क्वेश्चन, एक्स की पावर n अपॉन वाई की पावर, एक्स की पावर n अपॉन ए की पावर n, वाई की पावर n अपॉन बी की पावर n इज इक्वल टू अल्फा। प्रूव दैट टेंजेंट ऑन कर्व एट x1 y1 इज x इंटू x1 की पावर n -1 अपॉन ए की पावर n प्लस y इंटू y1 की पावर n -1 अपॉन b की पावर n इज इक्वल टू अल्फा। जीरो कॉमा से यहाँ पर होगा ना। तो मैं ये कह रहा हूँ आपको, कोई अगर कोई बोल रहा है जैसे y इंटरसेप्ट होता है ना लाइन का, लाइन के y इंटरसेप्ट को c बोलते हैं, तो लाइन के y इंटरसेप्ट को इनिशियल ऑर्डिनेट ही बोलते हैं, ठीक है।
अब इसको डिफ्रेंशिएट करो, है ना, इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करो और डिफ्रेंशिएट करके, जैसे अभी तो अपन आसान आसान क्वेश्चन कर रहे थे, डिफ्रेंशिएट करने के बाद x की जगह क्या रख देंगे x1, y की जगह y1, फिर dy बाई डी एक्स आ जाएगा। यहाँ तक करो। क्या निकालना है पहले? dy बाई डी एक्स एट x1 y1, dy बाई डी एक्स एट x1 y1 निकालना है। एक बार डायग्राम भी बना लिया करो, है ना, जैसे कोई भी कर्व है इस तरह से, तो इस पॉइंट पर अपने को टेंजेंट लाइन लिखना है ना। पॉइंट क्या है? x1 y1, तो ये लाइन आ गया आपका, ठीक है ना, x1 y1 ये आपका लाइन है। तो इस पॉइंट पर स्लोप निकाल लेंगे तो अपने को लाइन मिल जाएगा पॉइंट स्लोप फॉर्म से, है ना। यही सवाल है, प्रूव दैट टेंजेंट ऑन कर्व एट, है ना, कर्व पर इस पॉइंट पर टेंजेंट लाइन की इक्वेशन। और चेन रूल में y का डेरिवेटिव कितना आएगा? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। इसके अलावा ये पॉइंट इस कर्व पे लाई कर रहा है ना, तो इस बात का ध्यान रखें, x1 की पावर n अपॉन a की पावर n, y1 की पावर n अपॉन b की पावर n इज इक्वल टू अल्फा, है ना। ये कंडीशन भी है क्योंकि पॉइंट इज ऑन कर्व। अच्छा, इसमें n और n आपका कट जाएगा, है ना, तो स्लोप कितना आ रहा है? नेगेटिव ऑफ x की पावर n माइनस 1 अपॉन a की पावर n, ये टर्म इधर लाए और अब इससे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आएगा b की पावर n डिवाइडेड बाय y की पावर n माइनस 1। अब इसको, इसमें x की जगह क्या रखना है? x1, y की जगह क्या रखना है? y1, तो कितना आ जाएगा? x1 की पावर और y1 की पावर। क्लियर है ना, ये आएगा। अच्छा, ये आपका स्लोप आ गया है ना। अब अपन क्या करेंगे? पॉइंट स्लोप फॉर्म से लाइन का इक्वेशन लिखो, y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस x1 की पावर n माइनस 1 अपॉन a की पावर n, b की पावर n अपॉन y1 की पावर n माइनस 1 into x minus x1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। ये लाइन का इक्वेशन, ये वाला टर्म मल्टीप्लाइड बाय दिस है और ये वाला टर्म मल्टीप्लाइड बाय दिस, ठीक है, ये लिखा है। अब जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, है ना, तो देखो क्या क्या आएगा। अपने को ये लेकर के आना है ना, तो इसीलिए मैंने y के टर्म को यहाँ पर y से मल्टीप्लाई किया। देखो क्या बन रहा है, y इंटू y1 की पावर n माइनस 1, ये वाला टर्म दिख गया। साथ साथ नीचे आ जाएगा b की पावर n, है ना, तो ये बन गया। तो जब इससे मल्टीप्लाई किया तो आएगा y1 की पावर n माइनस 1 अपॉन b की पावर n। जब इससे मल्टीप्लाई किया तो आएगा माइनस y1 की पावर n अपॉन b की पावर n इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई किया माइनस x1 की पावर n माइनस 1 अपॉन a की पावर n, और ये इंटू ये किया तो आएगा प्लस x1 की पावर n अपॉन a की पावर n। अब आप देखिए, ये वाला टर्म अगर अपन इधर ले जाएं, यानी कि ये दोनों एक साइड और ये वाला टर्म है, ये टर्म और ये टर्म एक साइड, तो इन दोनों का सम अपन क्या लिख लेंगे यहाँ से? अल्फा, है ना, हो गया प्रूफ। तो ये थोड़ा बड़ा वर्जन था सवाल का, dy बाई डी एक्स एट x1 y1 निकालना था। Prove that condition for line x cos alpha plus y sin alpha is equal to p to touch x by a की पावर m प्लस y by b की पावर m इज इक्वल टू 1 इज a cos अल्फा की पावर m अपॉन m माइनस 1, b साइन अल्फा की पावर m अपॉन m माइनस 1 इज इक्वल टू p की पावर m अपॉन m माइनस 1।
ये सवाल बिल्कुल पीछे वाले सवाल जैसा ही है ना। जैसे उसमें ये अपने को कोई कर्व दे रखा है और ये कोई लाइन है जो कर्व को टच कर रही है। अब मान लो कोई लाइन इस कर्व को टच कर रही है, तो आपको कुछ कंडीशन होगा ना, ऐसे थोड़ी ना हर लाइन इस कर्व को टच कर रही होगी, तो कुछ कंडीशन होगा, वो आपको प्रूव करना है कि वो कंडीशन ये है। ठीक है, तो अपन ऐसा करें, अपन जैसा कि जानते हैं कि अपन की x1 y1 जो पॉइंट है, अगर मान लो किसी कर्व का, तो उस पर अगर अपन टेंजेंट लाइन लिखें तो वी नो दैट टेंजेंट लाइन, वो टेंजेंट लाइन हमें पता है। तो लिख लो लेट द लाइन बी टेंजेंट एट x1 y1। मान लेते हैं ये रेखा अगर टच कर रही है तो किस पॉइंट पे टच कर रही है, x1 y1 पर। लेट द लाइन टच द कर्व एट पॉइंट x1 y1। अगर ये लाइन टच कर रही है तो इस पॉइंट पे टच कर रही है, पर हम तो जानते हैं कि इस पॉइंट पर टच करने वाली कौन है, इस पॉइंट पर टच करने वाली तो ये वाली है। ठीक है ना, और इसमें कोई अंतर थोड़े ना है, बस इसमें क्या अल्फा की जगह 1 आ गया। ये तो स्पेशल केस है, तो स्पेशल केस के लिए तो वो कंडीशन लागू होगी। तो अगर x1 y1 पर कोई लाइन टच कर रही है तो उसकी इक्वेशन कितनी होगी, x1 की पावर m-1 अपॉन e की पावर m, y1 की पावर m-1 अपॉन b की पावर m इज इक्वल टू 1। तो ये और ये लाइन क्या है, सेम है। ये लाइन और ये लाइन क्या आ गई, सेम। दो लाइन अगर सेम होती हैं तो क्या कर सकते हैं, कंपेयर कैसे करते हैं, x का कोफिशिएंट अपॉन x, y का अपॉन y और कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट। तो बेटे इधर दिख रहा है अपने को x, इधर दिख रहा है x, कंपेयर कर लिया है ना। x1 की पावर m-1 अपॉन a की पावर m डिवाइडेड बाय कॉज अल्फा है ना, यहाँ पर आएगा कॉज अल्फा इज इक्वल टू यहाँ पर y1 की पावर m-1 अपॉन b की पावर m और यहाँ पर आएगा आपका साइन अल्फा, और इधर कांस्टेंट कितना है 1, इधर कांस्टेंट कितना है p है। ठीक है। अच्छा, अब हमारी चेष्टा क्या है, हमारी कोशिश क्या है, देखिए क्योंकि पॉइंट अगेन x1 y1 इस पे लाई कर रहा है, तो इसमें रखते हैं अपन पहले तो ना एक कंडीशन एडिशनल है अपने पास, विच इज x1 की पावर m अपॉन a की पावर m, y1 की पावर m अपॉन b की पावर m इज 1। तो इसकी और इसकी हेल्प से क्या एलिमिनेट करना है अपने को, ध्यान से देखिए, जो कंडीशन लेकर के आनी है, क्या उसमें x1 y1 दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो क्या एलिमिनेट करना है, x1 y1। तो ऐसा करें, इससे x1 y1 घेर लें यहाँ से। तो ऐसा किया, x1 की ऐसा करते हैं ना, ये कंप्लीट की पावर m है ना, एक साथ घेर लेते हैं x1 बाई a और y1 बाई b को एक साथ घेर लेते हैं। जैसे यहाँ पर x1 की पावर m-1 है तो नीचे क्या है, a की पावर m-1, ऐसा कर लेते हैं। तो इन दोनों को बराबर किया, तो बराबर करके x1 बाई a का वैल्यू, x1 बाई a की पावर m-1 का वैल्यू कितना आ रहा है, कॉज अल्फा a कॉज अल्फा बाई p। देखो बालक, यहाँ से एक a चुरा लिया है ना, बाकी क्या आएगा, a की पावर m-1, तो a कॉज अल्फा इधर आके मल्टीप्लाई हो गया है ना, ये आ गया। सिमिलरली यहाँ से y1 की पावर m-1 अपॉन b की पावर m-1 ना, ये कितना आएगा आपका, b साइन अल्फा अपॉन p। अब इसकी वैल्यू यहाँ पर उठा के फटाक से पटक दी, आपका x1 बाई a y1 बाई b एलिमिनेट हो गया, आ गया आपका आंसर है ना। कर लेते हैं, तो x1 बाई a का वैल्यू कितना है, a कॉज अल्फा बाई p का m-1th रूट, ये तो आपका x1 बाई a, और उसकी पावर क्या दे रखा है अपने को, m प्लस y1 बाई b है ना, वो कितना है, b साइन अल्फा बाई p का m-1th रूट के एंटायर की पावर m अगेन इज इक्वल टू 1। देखो बन रहा है क्या ये वाली चीज़, p की पावर m अपॉन m-1 है ना, p की पावर m अपॉन m-1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया आंसर है ना। देखो
हाँ भाई, टेंजेंट एट 2 डिग्री कर्व है ना, जैसे टेंजेंट लाइन अगर ड्रॉ करना है किसी भी 2 डिग्री कर्व पर, क्योंकि ये क्या आपके सर्कल और कोनिक सेक्शन में ये प्रॉब्लम बहुत आती है कि आपको टेंजेंट लाइन ड्रॉ करना होता है किसी पॉइंट x1 y1 पर। तो भी अपन ने डेरिवेशन किए हैं वैसे तो, ठीक है, उन्हीं की हेल्प से आप बहुत आराम से बहुत जल्दी टेंजेंट लाइन लिख सकते हैं एट पॉइंट x1 y1। टेंजेंट लाइन कैसे लिख सकते हैं, कर्व में एक्स स्क्वायर की जगह क्या कर दो, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स x1, वाई स्क्वायर की जगह y1, 2x की जगह एक्स प्लस x1, 2y की जगह y प्लस y1 और 2xy की जगह x y1 प्लस y x1 ना। ऐसा क्यों हो रहा है, मान लीजिए कोई दे रखा है अपने को, प्रूफ कर लेते हैं। ये आपको कोई 2 डिग्री कर्व दे रखा है, बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 है ना। ये आपको कोई 2 डिग्री कर्व दे रखा है, इस पर कोई पॉइंट दे रखा है x1 y1, सो a x1 स्क्वायर 2h x1 y1 एंड समझ गए ना, x की जगह x1 y की जगह y। अब इसको डिफ्रेंशिएट किया तो ax स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा, 2ax प्लस 2hx 2hy प्लस 2hx m है ना, dy बाई ds को क्या बोल रहा हूँ m है ना। जब प्रोडक्ट रूल लगाएंगे ना x y में तो कितना आएगा, y जब x को डिफ्रेंशिएट किया x m जब y को डिफ्रेंशिएट किया प्लस 2gx तो आएगा 2g प्लस 2fy इंटू m, सही यही आएगा ना, इज इक्वल टू 0। m का वैल्यू निकाल लो, m का वैल्यू कहाँ से आएगा, एक यहाँ से, बस यहीं से आ रहा है और कहीं से आ रहा है क्या, वे 2by कहाँ गया, 2by m है ना। तो m का वैल्यू कितना आ रहा है, 2 भी काट दो हर जगह से, तो एक तो यहाँ से एक यहाँ से एक यहाँ से ना, तो नेगेटिव ऑफ g प्लस ax प्लस hy डिवाइडेड बाय m कितना है hx प्लस fm प्लस by, एक बार चेक कर लेना, ये आ रहा है स्लोप है ना। अपन ने लिखा पॉइंट स्लोप फॉर्म से लाइन का इक्वेशन, y माइनस y1 इज इक्वल टू है ना माइनस ऑफ g प्लस ax प्लस hy डिवाइडेड बाय hx प्लस fm, fy आएगा ना, हाँ। टू एफ एम आएगा ना, 2fm, y नहीं आएगा है ना, y नहीं आएगा, और कितना आएगा प्लस b y इंटू एक्स माइनस x1, यहाँ तो ठीक है, एक बार चेक कर लो। ये तो ठीक है, हाँ ये ठीक है। बस अब क्या करेंगे, यहाँ पर dy बाई डी एक्स कहाँ पर निकालना था, x1 y1 पर, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू एट दिस। अब आप जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना, इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, तो देख लो आप, जैसे ax x1 दिख रहा है, तो क्या आएगा ax x1 है ना, by y1 है ना, बहुत इजीली दिख जाएगा, by y1 है ना। और कितना आएगा आपका, बहुत सारे टर्म आएंगे है ना, जैसे g इंटू एक्स है ना, 2gx की जगह कितना आएगा, g इंटू एक्स प्लस x1, तो दिख रहा है आपको gx उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो आपका फटाफट ये वाला टर्म आ जाता है, यानी कि क्या आएगा आंसर, ax x1 टू तो छोड़ दो, h x y1 प्लस h x x1 y 2b y y1 g इंटू एक्स प्लस x1 f इंटू वाई प्लस y1 प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो ये हमेशा के लिए ट्रू है, तो सर्कल हो चाहे आपका एलिप्स हो चाहे पैराबोला हो चाहे हाइपरबोला हो, सबके लिए ये चीज़ जो है वो ट्रू होती है, ठीक है। तो ये रिप्लेसमेंट याद रखना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है ना, ये रिप्लेसमेंट मतलब ये भी है इसमें, ये सारे रिप्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये केवल 2 डिग्री के लिए वैलिड है ना। अगर कहीं एलिमिनेट करने की ज़रूरत पड़ेगी ना, तो किसको यूज़ कर लेना, इस बात को यूज़ कर लेना है ना। यहाँ पर अगर टर्म क्रिएट हो तो ax1 स्क्वायर प्लस 2hx1 y1 प्लस b y1 स्क्वायर, ये भी तो 0 है आपका, तो शायद ये इसका ज़रूरत पड़ जाए आपको एलिमिनेट करने के लिए, जैसे अपने को भी ज़रूरत पड़ा था, याद है अपन ने वैल्यू पुट किया था, हाँ
अल्फा का वैल्यू, हाँ। आगे एक नोट लिखो, इफ कर्व passes through origin, then equation of tangent at origin can be written directly by equating to 0 the lowest degree term terms in the equation. एग्जाम्पल के तौर पे आप देखें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy इज इक्वल टू 0। मान लो आपको इस पे निकालना है टेंजेंट एट 0 0, क्या आएगा इक्वेशन? देखो पहले तो लोएस्ट डिग्री टर्म्स को पहचानो, है ना। द लोएस्ट डिग्री टर्म्स, ये कितने डिग्री है? 2 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, है ना। तो लोएस्ट डिग्री टर्म्स कौन से वाले कहलाएंगे? फिर 1 डिग्री कहलाएंगे, है ना। हाईएस्ट 2 डिग्री है, लोएस्ट 1 डिग्री है। और 0 डिग्री तो आएगा नहीं क्योंकि वो ओरिजिन से पास कर रहा है ना। कर्व ओरिजिन से पास करेगा तो कांस्टेंट टर्म होगा नहीं उसमें। अच्छा, तो आंसर क्या कह रहा है? ये क्या कह रहा है? डायरेक्ट आप क्या कर दो, जो लोएस्ट डिग्री टर्म है उनको आप 0 के बराबर कर दो, ये आपका आंसर आ गया। ऐसा वो क्यों कह रहा है? ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि अगर आपका बड़ा पावर आएगा तो जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे dy/dx में तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा? 2x, और फिर वो 0 हो जाएगा, है ना। या जब आप इसके थ्रू डिराइव करोगे इक्वेशन को तो एक्स स्क्वायर की जगह आपने क्या लिखा? x(x1), वाई स्क्वायर की जगह y(y1). हाँ, यहाँ पर क्या होगा? जब x + x1 आएगा तो हाँ बस ये जिंदा रहेगा, है ना। बाकी जो हायर पावर के हैं वो क्या हो जाएंगे? ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि x1 y1 का वैल्यू कितना है? 0। प्लस यहाँ पर आएगा f × y + y1, ये वाला वैल्यू भी अगेन y1 की वजह से 0। तो कितना आ गया आपका? डायरेक्ट ही दिख रहा है gx + fy आपका 0 आया, ठीक है ना। लॉजिक समझ में आ रहा है कि अगर हायर पावर है, मान लो x या y का हायर पावर है, तो हायर पावर जो है उसकी वजह से डेरिवेटिव का वैल्यू कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। तो डेरिवेटिव का उसमें कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं आ रहा है, ठीक है ना। केवल किसका पावर, किसका कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा है? लोएस्ट डिग्री टर्म्स का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। थोड़ा सा भी बड़ा टर्म होगा तो बड़ा और छोटे में, बड़े वाले का dy/dx में कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। जैसे x³ + y³ - 3xy = 0। इसमें टेंजेंट बताना है एट ओरिजिन। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन। अभी तो इसमें देखो ये कितने डिग्री का है? 3 डिग्री, ये 3 डिग्री, और ये कितना है? 2 डिग्री, है ना। तो आपका लोएस्ट कितना हो गया? 2 डिग्री। तो आप क्या करो, इसको 0 कर दो, ये आपका आंसर। इसको 0 करने का अर्थ क्या है? या तो x0 या y0, यानी कि 2 टेंजेंट है ओरिजिन पर, है ना। देखिए इसका जो ग्राफ है वो IIT के सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं फोलियम ऑफ डिकार्ट, है ना। तो फोलियम ऑफ डिकार्ट जो ऐसा बनता है, सिलेबस में नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ, इट इज़ नॉट इन सिलेबस।
मैं बस आपकी जानकारी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ असर्शन रीजन में कुछ काम आने वाली चीज़ों के हिसाब से बता रहा हूँ। ध्यान से देखिए, ये जो कर्वेचर है यूँ झूला देख रहे हो, झूला झूल रहा है ना, ये ऐसे है ना। तो अगर आप ये लाइन देखें यानी कि एक्स एक्सिस, तो इस कर्वेचर पर है ना, इस कर्वेचर पर ये क्या काम कर रहा है, स्पर्श रेखा, टेंजेंट लाइन का है ना। और अगर इस कर्वेचर को आप देखें ध्यान से, तो ये लाइन है ना, किसका काम कर रहा है, नॉर्मल का। यानी कि एक ही कर्व पर एक ही कर्व पर एक ही लाइन यानी कि एक्स एक्सिस, क्योंकि एक्स एक्सिस ध्यान देखो इस वाले कर्वेचर पर किसका काम कर रहा है, नॉर्मल का। तो एक ही लाइन कर्व के एक ही पॉइंट पर टेंजेंट और नॉर्मल दोनों एक साथ हो सकती है। लिख लो इस बात को, अ लाइन कैन बी टेंजेंट एंड नॉर्मल टू अ कर्व एट द सेम पॉइंट। अ लाइन कैन बी tangent and normal to a curve at the same point. ठीक है। और जैसे ये लाइन है, ये भी टेंजेंट नॉर्मल है, ये लाइन है, ये भी क्या है, टेंजेंट और नॉर्मल दोनों हो रहा है। ठीक है ना, आगे लिखो, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स जैसे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x के, इसके होते हैं 80 स्क्वायर 280। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर को तो याद ही होंगे आपको, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब के होते हैं टी स्क्वायर टी क्यूब। फंडा बस ये है कि यहाँ पर टी पैरामीटर है, टी आप कुछ भी लो लेफ्ट साइड राइट साइड हमेशा बराबर आएंगे, थीटा आप कुछ भी लो लेफ्ट साइड राइट साइड हमेशा बराबर आएंगे, टी आप कुछ भी लो लेफ्ट साइड राइट साइड हमेशा बराबर आएंगे। ठीक है ना, क्यों काम आते हैं पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन में, है ना, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है आपका, डी वाई बाई डी टी बाई डी टी बोलता हूँ मैं इसको, बाई डी टी कर दिया। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स अपॉन डी वाई बाई डी एक्स क्या है, डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। Tangent at P on y square is equal to x cube meets the curve again at Q, है ना, find Q।
अभी इस टाइप के सवाल बहुत आते हैं आईआईटी में, ठीक है ना, तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। पहले मैं आपको इसका कर्व स्केचिंग भी बताता हूँ, क्योंकि कर्व स्केचिंग अब धीरे धीरे काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, है ना। तो ध्यान से देखिए, है ना, y की जगह बेटे इस कर्व में y की जगह -y किया, तो -y का स्क्वायर क्या होगा, सेम। सो ऐसा करने पर क्या हो रहा है, कर्व इज सेम, कर्व का इक्वेशन, कर्व या इक्वेशन जो है वो क्या रहा, सेम रहा। तो ऐसा कुछ करने पर, है ना, y की जगह -y करने पर सेम रहता है। जैसे आप जानते होंगे, आप x की जगह -x रखा, सेम रहा, तो क्या होता है, इवन फंक्शन। सो इवन फंक्शन क्या होता है, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, है ना, इवन फंक्शन याद है, मॉड x सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। तो वैसे ही ऐसा करने पर अगर हुआ तो क्या होगा, सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस। लिखो इस बात को, सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस। सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस। देखो y का वैल्यू है ना, y का वैल्यू a स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर लिखा है ना, तो या तो ये होगा या क्या होगा, ये होगा, है ना, आइदर दिस और दिस, है ना। इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो dy बाई डी एक्स कितना है, 3/2 रूट एक्स, डबल डिफरेंशिएट किया, 3/2 1/2 और 1/√x, है ना। x अगर पॉजिटिव है तो डेरिवेटिव कितना आया, पॉजिटिव। x अगर पॉजिटिव है तो डबल डेरिवेटिव भी कितना आया, पॉजिटिव। तो डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, कॉनकेव अप, है ना। तो वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव, तो ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। अरे पता है ना भाई, कॉनकेव अप, इंक्रीजिंग और कॉनकेव अप। और क्योंकि ग्राफ सिमेट्रिक है ना, ये नहीं बनाया ना अभी तक मैंने, ये नहीं बनाया, तो ग्राफ सिमेट्रिक है अबाउट x एक्सिस, तो इसी की इमेज ले लो अबाउट x एक्सिस, बनाओ। भाई ये पॉइंट है आपका 1 1, है ना, ये यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ किए, दोबारा भिड़ रहा है किसी पॉइंट पर, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब पर कोई पॉइंट मान सकते हैं क्या, हाँ, है, नहीं मान सकते। तो लेट द पॉइंट क्यू बी टी स्क्वायर और टी क्यूब, है ना। मान लेते हैं इस पर पॉइंट जो है टी स्क्वायर टी क्यूब है। अब बेटे अपन क्या कर सकते हैं, ये जो लाइन है ये पॉइंट पी है ना, लिखो, देखो जब कॉन्सेप्ट बड़ा होता है ना तो उसको मैं उसका फॉन्ट साइज में बड़ा कर देता हूँ, ठीक है ना। बार बार ये चीज़ काम आएगी, बार बार लगातार एक ही चीज़ है ना, कई बार कई क्वेश्चंस में आती है कि आप जो है एक लाइन का स्लोप जो है दो तरीक़ों से लिख रहे हैं ना। द फर्स्ट वे इज 2 पॉइंट फॉर्म, लाइन जॉइनिंग, 2 पॉइंट्स कैसे लिख सकते हैं, y2 - y1 x2 - x1। और क्योंकि वो जो लाइन है वो टेंजेंट भी है तो उसका स्लोप कैसे लिख सकते हैं, dy/dx से, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, या तो पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन कर सकते हो। जस्ट इमेजिन कि अगर टी स्क्वायर टी क्यूब कोई पैरामेट्रिक पॉइंट अगर 1 1 हो रहा है तो टी का वैल्यू क्या हो रहा है, 1, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन किया आपने, dy/dt अपॉन dx/dt कितना आया, 3t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2t, t 1 है तो कितना आ गया, 3/2। या आप कर्व को डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दो, है ना, यानी कि क्या है कर्व, वाई स्क्वायर, बेटे वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा, 2y dy/dx, और उसका कितना आएगा 3x स्क्वायर, है ना, 1 1 रख दिया तो dy/dx कितना है आपका 3/2। तो यहाँ से भी आप dy/dx 3/2 निकाल सकते हो, जैसी इच्छा है ना, जैसे चाहे करना चाहो। ऑलराइट, तो टेंजेंट लाइन का स्लोप क्या है 3/2 और y2 - y1 अपॉन x2 - x1, निकालो टी कितना आ रहा है।
फाइंड टी। क्या रहा टी का वैल्यू? -1 आ रहा है। 3 इंटू टी प्लस 1, बेटे टी -1 तो काट ही दिया। 2 इंटू टी स्क्वायर प्लस कितना आएगा टी प्लस 1 है, तो कितना आ रहा है 2t स्क्वायर माइनस टी, -1 इज 0, 1 आ रहा है, -1/2 है ना। 1 तो रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि तो वही पी पॉइंट ही आ जाएगा फिर, है ना। टी स्क्वायर और टी क्यू है ना, ये आपका पॉइंट क्यू है ना, टी स्क्वायर कॉमा टी क्यू। अभी टेंजेंट एट x इक्वल टू 0, अभी टेंजेंट लाइन की इक्वेशन x इक्वल टू 0 पर क्या होगी? अच्छा, इसमें प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव लगा सकते हैं क्या? जैसे एक फंक्शन है x की पावर 1/3 1 माइनस कॉस, प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव लगा सकते हैं इसमें क्या? लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। पता है प्रोडक्ट रूल कब लगाते हैं? जब दोनों डिफरेंशिएबल हो। ये x की पावर 1/3 डिफरेंशिएबल लग रहा है 0 पर, हाँ, तो कैसे निकालेंगे डेरिवेटिव? फिर लिमिट से निकालेंगे। हाँ, एफ डैश एट 0 है ना, कितना आएगा? लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 है ना, डिवाइडेड बाय h। f ऑफ 0 तो कितना आ जाएगा? 0। ये कितना आएगा? h की पावर 1/3 1 माइनस कॉज h अपॉन h। तो बेटे 1 माइनस कॉस को शांति के लिए क्या चाहिए होता है? h। 1 माइनस कॉस थीटा बाई थीटा स्क्वायर, लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 कितना होता है? हाफ। तो ये कितना आ जाएगा? हाफ। हाफ इंटू 0 कितना हो जाएगा? 0। तो स्लोप कितना आ गया? 0। जब x 0 है तो y का वैल्यू कितना है? 0। तो लाइन कितना आ जाएगा? y माइनस 0 इज इक्वल टू 0 इंटू एक्स माइनस 0। ठीक है, लिखो। हाँ, सेकेंड मेथड अभी बताया ना, लोएस्ट डिग्री टर्म है ना, और दिख रहा है ये ओरिजिन से पास कर रहा है। लेकिन आपकी नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, नॉलेज अच्छी होनी चाहिए शॉर्टकट अप्लाई करने के लिए। शॉर्टकट हर कोई अप्लाई नहीं कर सकता।
शॉर्टकट है, हर कोई आम आदमी के बस की बात नहीं शॉर्टकट अप्लाई करना। शॉर्टकट अप्लाई करने के लिए आपने एक वक्त पर बहुत बड़ा लंबा कट लिया होना चाहिए, ठीक है ना, तब आपको उस लंबे कट से क्या पता चल जाता है। ये देखो एक पगडंडी जा रही है, यहाँ से निकल सकते हैं, ये एक और पगडंडी जा रही है, इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं ना। तो शॉर्टकट के लिए आपने बहुत लंबे लंबे कट लिए होने चाहिए। देखो बेटे कॉस का एक्सपेंशन याद है, 1 माइनस एक्स लगा दो एक्सपेंशन, कितना है y इज इक्वल टू एक्स की बार 1/3, 1 माइनस है ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की बार 4/4 फैक्टोरियल एंड डैश डैश, ठीक है। ये आ गया 1 से 1 कट ही जाएगा, है ना। तो कितना आएगा एक्स की पावर 1/3 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स की पावर 4/4 फैक्टोरियल एंड डैश डैश। समझ में आ रही बात। अब बेटे ये जो कर्व है वो इसमें देखो ये कितने डिग्री का टर्म है, 1 डिग्री, देख रहे हो भेड़ियों, ये कितना है 1 डिग्री। ये कितने डिग्री का टर्म है 7/3, जोड़ लेते हो ना 2 और 1/3, हाँ 7/3 आ रहा है यहाँ से बोल रहे हो ना, हाँ कितना आ रहा है 4 प्लस 1/3 13/3। तो इसमें जो है इस सब में सबसे लोएस्ट डिग्री टर्म कौन सा वाला है, ये वाला 7/3 वाला। जादूगर हो तुम तो, जादूगर। वो इन टर्म्स ऑफ एक्स y में 1 ना, ये है आपका लोएस्ट डिग्री टर्म, इसको 0 कर दो, ये आपका आंसर आ गया, है ना। ठीक है, लोएस्ट डिग्री टर्म मैंने देख लिया। तो इसका मतलब लोएस्ट डिग्री का फंडा आप ओरिजिन से पास होने वाले जितने भी कर्व्स हैं उनमें आप एक्सपेंशन की टर्म में भी लगा सकते हो, ठीक है ना, एक्सपेंशन की टर्म्स में भी लगा सकते हो। यानी कि जैसे कहीं 10x या 10 इनवर्स दे रखा है तो वहां पर भी आप ये काम कर सकते हो, ठीक है ना। 10 इनवर्स या कुछ और भी दे रखा है, अगर आपको एक्सपेंशन याद है तो उस पर भी कर सकते हो। देखो क्वेश्चन, नॉर्मल ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y पासिंग थ्रू 1,2। पहली बात तो गौर फरमाने वाली बात है, पासिंग थ्रू पूछ रहा है ना, तो एक बार ज़रूर देख लिया करो कि ये पॉइंट जो है इस पे है कि नहीं है, पैराबोला पर है क्या, x1 रखा y2 रखा, क्या 1 और 8 बराबर है, नहीं है, तो पॉइंट पैराबोला पर नहीं है, है ना। और यहाँ पर कहीं पर होगा 1,4, 1,2 1,4 है, 1,2 है ना, ठीक है 1,2 है। तो ये अपन ने ये नॉर्मल लाइन शो कर दिया डायग्राम में, है ना। इस पॉइंट पर मान लेते हैं नॉर्मल है, तो इस पॉइंट को आप अज्यूम कर सकते हो ना, x अगर अल्फ़ा मान ले अपन, तो कर्व पर अगर पॉइंट का x कोऑर्डिनेट अल्फ़ा है तो y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा α²/4। अगेन अब क्या करेंगे, ये जो लाइन है इसका जो स्लोप है कितने तरीक़ों से लिखेंगे, 2 तरीक़ों से। एक तो ये नॉर्मल एट दिस और एक y2 माइनस y1/x2 माइनस x1। ये आप ऐसे भी कर सकते हो, दोनों एक ही बातें हैं कि नॉर्मल लिखो एट दिस, उसको पास करा दो 1,2 से, बोथ आर वन इन द सेम थिंग, दोनों एक ही बातें हैं। तो अपन ऐसा करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, है ना। x² का डेरिवेटिव कितना आएगा 2x 4 dy/dx, है ना। इसमें x की जगह रख दिया अल्फ़ा, तो टेंजेंट लाइन का स्लोप ये, नॉर्मल का कितना आ जाएगा ये, और इसको लिख लिया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, है ना। तो कितना आएगा -2 इंटू 1 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू
2 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा क्यूब बाय 4। सो ये बेटे 2 अल्फ़ा कट रहा है ना। सो अल्फ़ा क्यूब कितना आ गया 8, अल्फ़ा कितना आ गया 2, अल्फ़ा 2 आ गया तो ये पॉइंट कितना आ गया 2,1, 1 2 और 2 1 से पास होने वाला लाइन है ना। 2 पॉइंट फॉर्म में लिख लोगे आप लोग, लिख लोगे ना 2 पॉइंट फॉर्म में।